वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब हम बात करते हैं समीकरण के अर्थ पर। समीकरण के अर्थ पर, समीकरण का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वेशन? देखिए, समीकरण क्या है? समीकरण एक प्रकार की पद्धति है, एक मेथड है। समीकरण क्या है? एक पद्धति है, एक मेथड है। कैसी पद्धति है, कैसा मेथड है? बीजीय व्यंजक में मौजूद बीजीय व्यंजक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में मौजूद चर यानी वेरिएबल का मान ज्ञात करने की समीकरण क्या है? बीजीय व्यंजक में मौजूद, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में मौजूद चर यानी वेरिएबल का मान यानी वैल्यू ज्ञात करने की, वैल्यू फाइंड करने की एक पद्धति है। ठीक है। समीकरण में हम क्या करते हैं? जो भी बीजीय व्यंजक हमें दिया हुआ होता है उसके अंदर जो चर होता है, एक्स वाई जेड, कुछ भी चर जो होता है, वेरिएबल जो होता है, उसका हम मान ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अब सवाल उठता है कि समीकरण में हम करते क्या हैं? क्या करते हैं हम इक्वेशन के अंदर? देखिए, समीकरण में हम क्या करते हैं, जो बीजीय व्यंजक हमें दिया हुआ होता है, मान लीजिए हमें कोई बीजीय व्यंजक दिया हुआ है 2x - 10, ये कोई बीजीय व्यंजक हमें दिया है। तो समीकरण में हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो बीजीय व्यंजक जो हमें दिया गया होता है उसको हम 0 के समतुल्य रख देते हैं, यानी इक्वल टू 0 लिख देते हैं। ठीक है ना। क्या करते हैं? नंबर 1, हम पहला काम तो हम क्या करते हैं, जो बीजीय व्यंजक हमें दिया गया है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो हमें दी गई है, उसको हम 0 के समतुल्य रख देते हैं, 0 के इक्विवेलेंट रख देते हैं, यानी
उसके बीच में बराबर का चिन्ह लगा करके 0 लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या करते हैं, हम पक्षांतर करके, पक्षांतर के माध्यम से हम चर का मान ज्ञात करते हैं, वेरिएबल का मान ज्ञात करते हैं। वेरिएबल क्या है, x। तो x का मान ज्ञात कर रहे हैं पक्षांतर करके। पक्षांतर करना हम जानते ही हैं कि समीकरण में दो साइड होती हैं, इस साइड को हम बोलेंगे LHS और इस साइड को बोलेंगे हम RHS, राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाए कोई चीज, या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में कोई चीज जाए, ऐसा एक साइड से दूसरी साइड चेंज होने पर जो भी चीज, जो भी अंक या चर जा रहा है उसका चिन्ह बदल जाता है। अगर प्लस है तो माइनस हो जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाता है, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाता है, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, ये तो हुई बात इसकी, पक्षांतर की। ठीक है, अब पक्षांतर कैसे करेंगे, देखिए 2x को, दूसरी बात इसमें ये पक्षांतर में हमें ये भी ध्यान रखना है कि अचर पद जो भी होते हैं, जो गणितीय अंक होते हैं आमतौर पे, उनको हम आमतौर पर RHS की तरफ रखते हैं। आमतौर पर, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये अनिवार्य नहीं है, लेकिन आमतौर पे हम राइट हैंड साइड में रखते हैं। ठीक है, तो 2x को हमने यहीं पे रहने दिया, और ये जो अचर पद था, गणितीय अंक था -10, इसको हम राइट हैंड साइड में ले गए। तो ये माइनस का 10 था, इधर आकर के प्लस का 10 हो गया। ठीक है, अब ये 2 इंटू एक्स, 2x है, यानी 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x से। अब है x की वैल्यू अगर ज्ञात करनी है तो इस 2 को हमें ले जाना होगा राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड की तरफ ले जाएंगे तो इधर हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर हो जाएगा डिवाइड, तो ये हो जाएगा 10/2। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 × 2 पंजे 10, 5, तो x का मान आ गया 5। ठीक है, तो समीकरण क्या है, समीकरण एक पद्धति है, एक मेथड है, जिसके अंदर हम किसी भी बीजीय पद में मौजूद चर का, वेरिएबल का एक्सक्लूसिव मान ज्ञात करने की कोशिश करते हैं, अनन्य मान ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और मान ज्ञात करने के क्रम में हम दो चीजें करते हैं। सबसे पहले तो जो भी बीजीय व्यंजक हमें दिया गया है, उस बीजीय व्यंजक को हम 0 के समतुल्य रख देते हैं, यानी बराबर लगा करके 0 लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद में पक्षांतर के माध्यम से जो चर होता है उसके अंदर, वेरिएबल जो होती है, उसका मान ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि हम समीकरण क्या चीज है और समीकरण में हम करते क्या है। चलिए अब हम बात को बढ़ाएंगे आगे। पुनर्स्मरण के क्रम में अब हम याद करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरणों के हल की विलोपन विधि को, जिसे कि हमने अपने पिछले अध्याय में सीखा था। ठीक है, देखिए हमें दो चर वाले, मान लीजिए दो समीकरण दे रखे हैं, युग्म दे रखा है, पेयर दे रखा है। मान लीजिए पहला समीकरण है 9x - 4y = 2000। ठीक है, और दूसरा समीकरण हमें दे रखा है 7x - 3y = 2000। ठीक है, और इस समीकरण को हमें हल करना है विलोपन विधि से, एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, जब भी हमें विलोपन विधि से समीकरण को हल करना होता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण को, लीनियर इक्वेशन को, तो हम क्या करते हैं, जो समीकरण में दो चर दिए गए हैं उनमें से किसी भी एक चर को समान बनाने की कोशिश करते हैं। या तो वो पहले से समान हो और नहीं तो उनको समान बनाने की कोशिश करते हैं। कोई सा भी चर हम चुन सकते हैं। मान लीजिए ये समीकरण हमें दे रखे हैं, समीकरण नंबर 1 नाम रख दिया, इसका समीकरण नंबर 2 नाम रख दिया। अब इसमें मान लीजिए हम y चर को समान बनाना चाहते हैं, y वेरिएबल जो है उसको हम समान बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो इस वेरिएबल को समान बनाने के लिए हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 के अंदर, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर y का जो गुणांक है वो है कितना, 4। इस y के गुणांक का मल्टीप्लाई तो हम कर देते हैं समीकरण नंबर 2 में, यानी 4 का मल्टीप्लाई कर दिया समीकरण नंबर 2 में। ठीक है, और समीकरण नंबर 2 में जो y का गुणांक है, वेरिएबल y का जो कोफिशिएंट है, उसका मल्टीप्लाई हम कर देंगे समीकरण नंबर 1 के अंदर।
यानी समीकरण नंबर 1 में किसका मल्टीप्लाई होगा, 3 का मल्टीप्लाई होगा, 3 का मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई करके दो नए समीकरण हम प्राप्त कर लेते हैं। कैसे करेंगे, देखिए मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। 9 × 27x, 27x, आगे चलेंगे तो माइनस 4 × 12y इक्वल्स टू 6000। ये समीकरण नंबर हो गया हमारा 3। ठीक है, अब नीचे वाला के देखते हैं। 7 चौक 28x, ठीक है, माइनस 12y इक्वल्स टू 4 दूनी 8000। ये हमारा चौथा समीकरण हो गया। ठीक है, इसके बाद में क्या करते हैं, देखिए चर समान हो गया, माइनस 12y माइनस 12y। इसके बाद में हम क्या करते हैं, समीकरण 3 में से 4 को घटा देते हैं। घटाने के लिए क्या करते हैं, चिन्ह बदल देते हैं नीचे वाले के। ये माइनस का चिन्ह था, ये प्लस हो गया, ये माइनस प्लस का चिन्ह था, ये माइनस हो गया। ठीक है, चिन्ह बदलते क्या होगा, ये 12y माइनस के हो जाएंगे, नीचे प्लस के 12y हो गए, ये तो कट जाएगा, विलुप्त हो गया, ये विलोपन हो गया इसका तो। ठीक है, अब जो दूसरा चर बचा x, उसको देखते हैं हम। माइनस के 28x है, प्लस के 27x है, तो माइनस का x बचा, माइनस का x बच गया, इक्वल्स टू कितना बचा, 8000 माइनस के, 6000 प्लस के, तो माइनस के 2000। माइनस से माइनस कट गया तो x की वैल्यू हमारे पास में आ गई 2000। ठीक है, अब इस x की वैल्यू को हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, पहले में या दूसरे में, किसी में भी रख लो आप। ठीक है, मान लीजिए हम इसमें रख लेते हैं, तीसरे समीकरण में रख लेते हैं, तीसरे में रख लो, चौथे में रख लो, किसी में भी रख लो, x की वैल्यू हमारे को मिल गई है। ठीक है, x की वैल्यू को जब हम इसमें रखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, देखिए 27 × 2000 माइनस 12y इक्वल्स टू 6000, ये मान लेते हैं। ठीक है, अब ये कितना हो गया, 27 दूनी 54, तो ये हो गया 54000 माइनस 12y इक्वल टू 6000। ठीक है, माइनस 12y को यहीं रख लें और इसको इधर ले जाएं तो माइनस के 54000 हो जाएंगे, माइनस 6000, सॉरी प्लस के 6000, प्लस के 6000 है, माइनस के 54000 है, तो कितने हो गए, माइनस के 48000, माइनस 48,000। इधर क्या होगा, माइनस 12y, y का बार क्या हो गया वैल्यू, y बराबर माइनस से माइनस कट जाएगा और 48,000 अपॉन 12, 12 चौक 48, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 4000। ठीक है, x की वैल्यू 2000 आ गई और y की वैल्यू 4000 आ गई। तो ये थी हमारी विलोपन विधि। इसमें हम क्या करते हैं, एक चर को पहले विलुप्त कर देते हैं। अब हम एक खास बात सीखेंगे जो कि इस चैप्टर के अंदर हमारे बार बार काम में आएगी और पिछली कक्षाओं में आपने सीखा भी होगा। वो खास बात हुआ वर्गमूल। किसके, वर्गमूल। वर्गमूल इसको बोलते हैं अंडर रूट या स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट या अंडर रूट का मतलब ये होता है कि अगर किसी संख्या को हम उसी संख्या से मल्टीप्लाई कर दें तो उसके ऊपर 2 घात आ जाती है, 2 स्क्वायर। ठीक है, इसको बोलते हैं वर्गमूल। अगर 4 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 चौक 16 होता है। ठीक है, तो 16 लिखने के बजाय हम 4 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ये वर्गमूल होता है। ठीक है, अब हम वर्गमूल निकालना सीखेंगे और वर्गमूल भी उन संख्याओं का निकालना सीखेंगे खासतौर पे जो कि पूर्ण वर्ग हैं, कंप्लीट स्क्वायर हैं। पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना, स्क्वायर रूट ज्ञात करना, वर्गमूल ज्ञात करना। एक शॉर्टकट तरीका बता रहे हैं हम आपको इसमें। ठीक है, देखिए इसके लिए सबसे पहले तो हमें क्या मालूम होना चाहिए,
कुछ वर्गमूल हमें याद रहने चाहिए। कौन कौन से? 1 से लेकर 15 तक। देखिए, जैसे 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 इंटू 1 अगर हम करेंगे, यानी 1 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो ये होता है कितना? 1। 2 इंटू 2 करेंगे, यानी 2 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो ये कितना होगा? 4। 3 इंटू 3 करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। इसी तरह से 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 16। 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 25। 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 36। 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 49। 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 64। 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 81। 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 100। ठीक है। इसी तरह से आगे हम करेंगे तो 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 11 का स्क्वायर वो हो जाएगा 121। 12 का स्क्वायर हो जाता है हमारे पास में 144। 13 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो हो जाता है 169। 14 का स्क्वायर हम करते हैं तो वो हो जाता है 196। और 15 का स्क्वायर करते हैं तो हो जाता है 225। ठीक है। मोटे मोटे ये 15 तक के स्क्वायर हमें आमतौर पे याद रहने चाहिए। ठीक है। अब और ज़्यादा भी नहीं, 15 तक ना हो तो 10 तक तो कम से कम याद रहने ही चाहिए। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम एक तरीका खोजते हैं। मान लीजिए हमें कोई संख्या दी गई है 2209 और इसका वर्गमूल हमें ज्ञात करना है। ठीक है। ठीक है। अब वर्गमूल ज्ञात करना है तो वर्गमूल में देखिए इसमें टोटल 4 संख्याएं, 4 अंक हैं, 1 2 3 4, 4 डिजिट है। तो इसमें कम से कम 2 वर्गमूल जब हम इसका निकालेंगे तो इसमें 2 डिजिट होंगी, 2 डिजिट होंगी। ठीक है। एक इकाई की, इकाई, और एक दहाई, दहाई। इकाई यानी वंस या यूनिट प्लेस, और ये है दहाई यानी टेंस प्लेस। ठीक है। 2 अंक होंगे उसके अंदर। इकाई का अंक कौन सा होगा और दहाई का अंक कौन सा होगा, हमें यही फैसला करना है। ठीक है। कैसे करते हैं देखिए, सबसे पहले तो 1 से 10 तक का जो हमने बनाया था ये, इसको हम देखने की कोशिश करते हैं। देखिए देखिए इसमें हम क्या चीज़ देखेंगे, देखिए 4 यहाँ भी आ रहा है, 4 यहाँ आ रहा है, और 4 64 वाले में भी आ रहा है। ठीक है। इसी तरह से अगर हम देखें तो 9, ये 9 यहाँ पर भी आ रहा है, और 9 49 वाले में भी आ रहा है। इसी तरह से 16, 6 की बात करें हम इसकी, 6 की, तो 6 यहाँ पर भी आ रहा है और 36 वाले में भी आ रहा है। ठीक है। और बीच वाला ही सेपरेट है, 5 के अंदर सिंगल बच गया हमारे पास में। ठीक है। इस चीज़ को हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है। और देखिए 1 की बात करें तो 1 यहाँ पे भी आ रहा है, और 1 इस 81 वाले में भी आ रहा है। ठीक है। आएगा समझ में? इसको थोड़ा ध्यान रखना है हमें। ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखिए अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो जो भी संख्या हमें दी गई है, जैसे ये 2209 हमें संख्या प्राप्त है, तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि 9 कहाँ कहाँ पर आ रहा है। ये 9 जो है ये इस टेबल के अंदर, स्क्वायर रूट वाले टेबल के अंदर कहाँ कहाँ पे आ रहा है, किस किस के बीच में आ रहा है। देखिए 9 एक तो आ रहा है 3 के साथ में, 3 के स्क्वायर में आ रहा है, और 9 कहाँ पे आ रहा है, 7 के स्क्वायर में आ रहा है। ठीक है। यानी इसके 2 ऑप्शन है हमारे पास में, या तो 3 हो सकता है या 7 हो सकता है। तो ये बात फैसला क्या कर रही है, इकाई के अंक का फैसला कर रही है। तो इकाई का जो अंक है वो या तो 3 होगा या 7 होगा। जो अंडर रूट आएगा उसमें जो इकाई का अंक होगा, यूनिट प्लेस होगा, या वंश वाली जगह पर जो अंक आएगा, डिजिट आएगी, वो 3 या 7 में से कोई डिजिट होगी। अब कौन सी होगी इसका फैसला अभी थोड़ी देर रुक के करते हैं हम। ठीक है। इसके बाद में हमें क्या करना है, दहाई वाली बात करनी है। दहाई में क्या आएगा,
दहाई के लिए हम क्या करते हैं, ये इन दोनों संख्याओं को, इस जोड़े को देखते हैं 22 22। अब ये 22 कहाँ पे आ रहा है, ये देखिए 22 कहाँ पे आ रहा है, देखिए 16 और 25 के बीच में आ रहा है। 22 से बड़ी संख्या कौन सी है, 25, 25 से छोटी 16, तो 16 और 25 के बीच में आ रहा है 22। ठीक है, हमें ये मालूम चलिए 16 और 25 के बीच में आ रहा है। तो जो छोटी वाली संख्या होती है उसको हम मान लेते हैं 16 16। ठीक है 16। अब 16 किसका वर्ग है, 4 का, 4 का स्क्वायर है। तो ये इसका मतलब है कि दहाई वाली जगह पर हमारे पास में 4 आने वाला है, 4 आने वाला। ठीक है, अब दहाई का अंक तो फिक्स हो गया 4 आएगा, लेकिन इकाई के अंक में अभी फैसला नहीं हुआ कि कौन सा आएगा, 3 आएगा कि 7 आएगा। इसका फैसला करने के लिए क्या होता है कि ये जो जोड़ा हमने बनाया था, कौन सा, अब जैसे हमारे पास में ये जो हमारे पास में 4 आया इकाई का अंक, इसको रफ में हम कर लेते हैं 4, और 4 के बाद में इसको मल्टीप्लाई करते हैं इससे जस्ट अगली संख्या से, इंटू 5, 4 पंजी 20, क्या आ गया 20। अब हमें ये देखना पड़ता है कि ये 20 जो है, ये जो हमारा जोड़ा था 22, इससे बड़ा है या छोटा है, या फिर अन्य शब्दों में ये जो 22 आ रहा है ये इस 20 से छोटा है या बड़ा है। तो निश्चित तौर पे साफ दिख रहा है बड़ा है। अगर ये बड़ा है तो बड़ी वाली संख्या आएगी इकाई की जगह पर, ये आ गया 47। आई बात समझ, तो हमारा जो वर्गमूल आ गया वो हो गया इसका 47। आई बात समझ। चलिए इसी तरह का एक और उदाहरण लेते हैं हम। मान लीजिए हमें कोई दे रखी है संख्या 8464 और इसका वर्गमूल हमें निकालना है। ठीक है, सबसे पहले तो इकाई के अंक का फैसला करेंगे। कैसे, ये देखेंगे क्या आ रहा है, यहाँ पे 4, 4 आ रहा है, पहला अंक कौन सा है 4। अब 4 कहाँ कहाँ पे आ रहा है, ये देखिए 4 एक तो देखिए यहाँ पर आ रहा है, और एक अंक 4 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ भी 4 आ रहा है, यानी यहाँ पे एक तो 2 के इधर आ रहा है, ये 2, ये जो 4 है ये 2 का वर्ग है, और यहाँ पे जब 4 आ रहा है 64, तो ये 8 का वर्ग है। तो यानी 2 ऑप्शन इसके पास में हमारे पास में आए, या तो वो 2 होगा और या फिर 8 होगा इकाई का अंक। ठीक है, अब दहाई के अंक की बात करें, दहाई का अंक कौन सा होगा, देखिए कि जोड़े को देखें 84 आ गया हमारे पास में। टेंस वाले डिजिट को देख रहे हैं हम, कौन सा टेंस वाला डिजिट होना चाहिए, उसके लिए हम क्या करेंगे, जोड़े को देखा 84, 84 कहाँ पे आ रहा है, देखिए 81 और ये 100, 100 और 81 के बीच में आएगा। ठीक है, इसका मतलब छोटा वाला हम मानते हैं, यानी 81 को हम मानेंगे। 81 किसका वर्ग है, 9 का, तो यानी पहला जो अंक आएगा वो क्या आएगा, 9 आएगा। दहाई का जो अंक आएगा वो 9 आएगा। ठीक है, अब दहाई का अंक तो 9 फिक्स हो गया, टेंस वाली जगह तो 9 फिक्स हो गई, लेकिन वंश वाली जगह पर, यूनिट प्लेस पर या इकाई वाली जगह पर इन दो में से कौन सा आएगा, इसका फैसला कैसे होगा कि ये जो दहाई का अंक है इसको हम इसके अगले अंक से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 9 के अगला अंक है 10, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आ गया 90। और फिर ये देखेंगे कि ये जो 84 है ये 90 से बड़ा है या छोटा है। दिख रहा है कि ये छोटा है, छोटा है 84, इसका मतलब छोटा वाला अंक आएगा, यानी 2 लगेगा यहाँ पर, तो हमारा अंडर रूट आएगा इसमें 92। आ रही बात समझ में। ठीक है, चलिए एक उदाहरण और ले लेते हैं। ठीक है, एक उदाहरण और ले रहा हूं मैं। मान लीजिए हमसे ये कहा जा रहा है कि 7225 ये कोई संख्या है, इसका वर्गमूल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए सबसे पहले तो हमें इकाई का अंक पता होना चाहिए। यहाँ पे देखो इकाई का अंक इसमें 5। ठीक है, अब 5 है, इस 5 को देखिए 5 कहाँ कहाँ पे आ रहा है, कहाँ बीच में आ रहा है, 5 बीच में आ रहा है। और जब भी 5 हो इकाई का अंक तो इकाई का अंक फिक्स हो गया कि इकाई का अंक 5 ही आएगा हमारा। 5 का थोड़ा सा केस स्पेशल होता है, यहाँ तो इकाई का अंक 5 ही आएगा। ठीक है, अब दहाई के अंक की बात हो रही है, तो इस जोड़े को देखते हैं 72। 72 कहाँ पे आ रहा है, 64 और 81 के बीच में, 64 और 81 के बीच में आ रहा है। ठीक है, छोटा कौन सा हो गया 64, 64 किसका वर्ग है, 8 का वर्ग है। ठीक है,
तो यानी यहाँ पे क्या आएगा इकाई की अंक की जगह 8, तो ये इसका वर्गमूल होगा 85। समझ में आ गई बात? चलिए एक उदाहरण, एक नहीं 2 उदाहरण और लेंगे हम, ठीक है। दूसरा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हमने लिया 3136, इसका हमें पता करना है, ठीक है। सबसे पहले देखिए 6 कहाँ पे आ रहा है, ये इकाई का अंक 6 है। 6 किस में आ रहा है, देखिए एक तो 16 में आ रहा है, ये 4 की जगह पे, और एक आ रहा है 6 6 की जगह पे, ठीक है। यानी 2 ऑप्शन हमारे पास में है, या तो वो 4 होगा या 6 होगा। तो इकाई का अंक इन 2 में से होगा। यूनिट प्लेस पर 4 या 6 में से कोई चीज आएगी। कौन सी आएगी अभी बताते हैं। पहले हम टेंस प्लेस की बात कर लें, यानी दहाई वाले अंक की बात कर लें। ये दहाई का अंक फैसला कैसे होगा, इस जोड़े को देखेंगे 31। अब 31 कहाँ पे आ रहा है इस लाइन सारणी में, टेबल में 31 आ रहा है 25 और 36 के बीच में, 25 और 36 के बीच में, ठीक है। तो छोटा वाला हम मान लेते हैं, तो 25 को मानेंगे। 25 किसका वर्ग है, 5 का, यानी इकाई का अंक होगा, दहाई का अंक होगा हमारा 5, ठीक है। अब इकाई के अंक का तो फैसला हुआ ही नहीं, इकाई के अंक का फैसला कैसे होगा, ये जो दहाई का अंक आया है इससे जस्ट अगला जो अंक है यानी 6, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, तो 5 × 30, 5 × 6 ऐसे कर देंगे 30। और फिर ये देखेंगे कि ये जो 30 आया और ये पहले हमारे पास में इसमें 31 का जोड़ा है, ये बड़ा है 30 से या छोटा है, क्योंकि ये बड़ा है इसलिए बड़े वाला अंक इसका माना जाएगा, यानी 56। ये इकाई का अंक हो गया, तो ये हो गया हमारा इसका अंडर रूट। आ रही बात समझ? चलिए एक लास्ट उदाहरण और ले लेता हूं मैं। उदाहरण में यहाँ लिख देता हूँ, जगह नहीं है, यहाँ लिख दिया मैंने 3969, इसको देखना है 3969। सबसे पहले तो देखिए क्या आ रहा है, 9, इकाई के अंक पे 9 आ रहा है, तो 9 कहाँ पे आता है वो देखिए। 9 एक तो ये आ रहा, 3 के स्क्वायर में आता है 9, और एक 7 के स्क्वायर में 9 आता है, ठीक है। ये 2 ऑप्शन लगा देते हैं यहाँ पर, एक तो 3 में आ सकता है, 7 के स्क्वायर में आता है, यानी इकाई का अंक जो होगा वर्गमूल का वो या तो 3 होगा या 7 होगा, ठीक है। इनमें से कौन सा चुनेंगे ये भी बताएंगे आपको, ठीक है। अब दहाई के अंक की बात करते हैं। दहाई के अंक का फैसला कैसे होगा, इसका जोड़ा बनाएंगे 39। अब 39 इसमें से कहाँ पर आ रहा है, देखिए 36 और 49 के बीच में 39 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब छोटे को मानते हैं यानी 36 को मानेंगे। 36 इसका वर्ग है 6 का, यानी दहाई का अंक क्या आएगा, 6। दहाई का अंक तो फिक्स हो गया 6। अब इकाई के अंक की बात कर रहे हैं। इकाई का अंक कैसे मालूम चलेगा, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे हम इसकी जस्ट अगले नंबर से, यानी 7 से, अगली संख्या से, यानी 7 × 42 42। और फिर हमें ये देखना है कि ये जो 39 का जोड़ा था ये 42 से बड़ा है या छोटा है। साफ दिख रहा छोटा है, छोटा है इसका मतलब छोटा वाला जो अंक है ये इकाई का अंक होगा, तो हमारा वर्गमूल हो गया 63। ये शॉर्टकट तरीका है, ठीक है। इसको आप 1-2 बार देख करके समझ करके ढंग से कर लें, क्योंकि जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को आगे सॉल्व करेंगे द्विघाती सूत्र से, खास तौर पर जब हम द्विघाती सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, त्रिदाचार्य सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, उस समय इस वर्गमूल की हमें बार बार आवश्यकता पड़ेगी। तो ये शॉर्टकट मेथड से हमें निकालना आना चाहिए, वहां पर मैं डायरेक्ट करके बताऊंगा आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको सीख लेना चाहिए कि किस तरह से वर्गमूल होते हैं पूर्ण वर्ग संख्याओं के, पूर्ण वर्ग संख्याओं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे द्विघात समीकरण संबंधी ऐतिहासिक तथ्यों पर, यानी हिस्टोरिकल फैक्ट्स के ऊपर। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो ऐतिहासिक तथ्य हैं, हिस्टोरिकल फैक्ट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण संबंधी ऐतिहासिक तथ्यों पर। अब ये 6 तथ्य हमें थोड़े से ध्यान में रहने चाहिए। पहला तथ्य यह है कि सबसे पहले बेबीलोन के जो निवासी थे, बेबीलोन एक जगह का नाम है, सबसे पहले बेबीलोन के निवासी जो थे उन्होंने द्विघात समीकरणों को हल किया था। अगर कोई हमसे पूछे कि द्विघात समीकरणों को सबसे पहले हल किसने किया था, तो हमारा जवाब होगा
बेबीलोन के निवासी। ठीक है। दूसरा तथ्य यह है कि अगर हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करें तो यूनानी गणितज्ञ थे, यूनान के एक गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन थे, जिनका नाम था यूक्लिड। ये नाम हमारे जो चैप्टर नंबर 1 था, प्रश्नावली 1 थी, उसके अंदर भी यूक्लिड का नाम आ चुका है। ठीक है। तो यूनानी गणितज्ञ जो यूक्लिड थे, उन्होंने भी वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अंदर द्विघात समीकरणों को हल करने की विधि दी, मेथड दिया। ठीक है। अगर हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करें तो यूनानी गणितज्ञ यूक्लिड ने द्विघात समीकरणों को हल करने की विधि दी। ठीक है। इसी तरह से भारतीय गणितज्ञ थे एक ब्रह्मगुप्त। ये हुए थे 598 से 665 ईस्वी के बीच में। ये इनका 598 ईस्वी से 665 ईस्वी तक, 598 ईस्वी में तो इनका जन्म हुआ और 665 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। तो ये जो भारतीय गणितज्ञ थे ब्रह्मगुप्त, इन्होंने मानक रूप में, स्टैंडर्ड फॉर्म में द्विघात समीकरणों को हल करने का सूत्र दिया। मानक रूप क्या था? मानक रूप हम बता चुके हैं आपको पहले ही। द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अभी तक हमने आप द्विघात बहुपद का मानक रूप बताया था, और द्विघात बहुपद का जो मानक रूप है उसी में इक्वल टू 0 हम लगा देते हैं, तो वो द्विघात समीकरण का मानक रूप हो जाता है। ठीक है। तो भारतीय गणितज्ञ जो थे ब्रह्मगुप्त, उन्होंने इस मानक रूप में, इस फॉर्म में ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इस रूप के अंदर द्विघात समीकरणों को हल करने के लिए सूत्र दिया था। ठीक है। इसी तरह से भारतीय गणितज्ञ श्रीधराचार्य, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, श्रीधराचार्य, जिनका जन्म हुआ था 1025 ईस्वी पूर्व। 1025 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने पूर्ण वर्ग विधि से स्क्वायर मेथड से, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से द्विघात समीकरण को हल करने का प्रयास किया, हल किया, तथा एक सूत्र प्रतिपादित किया जिसका नाम था द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ इतना ध्यान होना चाहिए कि भारतीय गणितज्ञ थे श्रीधराचार्य, 1025 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, और इन्होंने पूर्ण वर्ग विधि से, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से द्विघात समीकरणों को हल किया था, और एक सूत्र दिया था जिसको हम बोलते हैं द्विघाती सूत्र या क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसको हम श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं, श्रीधराचार्य फार्मूला भी कहते हैं। इसका इन्होंने प्रतिपादन किया था। ठीक है। पांचवा जो तथ्य है वो ये है कि अरब गणितज्ञ थे एक अल-ख्वारिज़मी। 800 ईस्वी के अंदर इनका जन्म हुआ था। और दूसरे अरब गणितज्ञ थे अब्राहम बार हिया हा नासी। नाम बड़ा अजीब सा है, आपको ज्यादा याद नहीं रखना, इतना हल्का सा याद रखना है कि अब्राहम बार हिया हा नासी करके एक अरब गणितज्ञ थे, एक गणितज्ञ थे अल-ख्वारिज़मी। इन दोनों ने भी द्विघात समीकरणों को हल करने का प्रयास किया था। ठीक है। और ये जो गणितज्ञ थे, अरब गणितज्ञ अब्राहम बार हिया हा नासी, इन्होंने क्या किया था? 1145 ईस्वी में एक पुस्तक लिखी थी, एक बुक लिखी थी, और उस बुक का नाम था लिबर इम्बाडोरम। बुक का नाम ध्यान रखें, लिबर इम्बाडोरम। और ये किसने लिखी थी? अरब गणितज्ञ अब्राहम बार हिया हा नासी ने। और इस पुस्तक में इन्होंने द्विघाती समीकरणों के हल दिए थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशंस दिए थे। ठीक है।
तो ये कुछ बातें थी जो द्विघात समीकरण के ऐतिहासिक तथ्यों को बताती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि द्विघात समीकरण का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हम बात करें द्विघात समीकरण के अर्थ पर, यानी मीनिंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर, तो द्विघात समीकरण का यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है ऐसा समीकरण यानी ऐसी इक्वेशन जिसमें प्रयुक्त चर यानी वेरिएबल की अधिकतम घात 2 हो, उस समीकरण को हम कहते हैं द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, देखिए द्विघात समीकरण ऐसा समीकरण है जिसमें प्रयुक्त जो चर है, जो भी वेरिएबल है, उसकी अधिकतम घात 2 होती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई समीकरण हमें दिया गया है 2x² प्लस x माइनस 300 इक्वल टू 0। तो ये जो समीकरण है इसमें जो चर है यानी x, ये x, इसकी अधिकतम घात कितनी है? 2 है। तो ये है द्विघात समीकरण। ठीक है, तो द्विघात समीकरण का निर्माण कैसे होता है? देखिए हमने द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ा था। द्विघात बहुपद थोड़ी देर पहले भी हमने इसकी चर्चा की थी। तो द्विघात बहुपद का मतलब क्या था? ऐसा बहुपद जिसके अंदर बहुपद की जो घात है वो 2 होती है। बहुपद की घात मतलब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? जो चर मौजूद होता है उसकी अधिकतम घात जो होती है उसको हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं, बहुपद की घात बोलते हैं। तो द्विघात बहुपद का मतलब था ऐसा बहुपद जिसमें बहुपद की जो घात है, डिग्री ऑफ जो पॉलिनोमियल जो होता है वो होती है 2। ठीक है, उसको हम द्विघात बहुपद बोलते हैं। और बहुपद की और खासियत क्या थी? बहुपद की 3 खासियत हमने बताई थी। ये 3 खासियत कौन कौन सी थी? पहली खासियत तो ये थी कि बहुपद के अंदर एक या एक से अधिक पद पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरी खासियत यह थी कि बहुपद में प्रत्येक जो पद होता है, प्रत्येक जो टर्म होती है, उसका एक गुणांक होता है, उसका एक कोफिशिएंट होता है। और तीसरी बात यह थी कि बहुपद की जो घात होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, प्लस होती है, कभी भी नेगेटिव नहीं होती। ठीक है, तो ये तो बहुपद की बात थी। तो द्विघात बहुपद में भी ये सब गुण पाए जाते हैं। और द्विघात बहुपद में बहुपद की घात जो होती है वो 2 पाई जाती है। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 पाया जाता है। और जब हम किसी भी द्विघात बहुपद को जब हम 0 के समतुल्य लिख देते हैं, इक्वल टू 0 लिख देते हैं, तो उससे क्या बन जाता है? एक हमें प्राप्त होता है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण ये दोनों लगभग एक जैसे हैं। मामूली सा फर्क है। फर्क क्या है कि द्विघात बहुपद को अगर हम 0 के समतुल्य रख दें तो क्या बन जाएगा? द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई कि द्विघात समीकरण का अर्थ क्या होता है। ठीक है, चलिए अब हम इसकी पहचान देखते हैं कि इसकी पहचान क्या होती है, इसका मानक रूप क्या होता है और इसमें घात का क्या मतलब। ठीक है, देखिए द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, वो क्या होती है? वो होता है ax² प्लस
बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें a क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, b क्या है, x का गुणांक, और c क्या है, अचर पद। ठीक है, जैसा कि बहुपद में होता था। ठीक है, और a b और c ये सब क्या हैं, ये सब कांस्टेंट्स हैं, ये अचर पद हैं, यानी गणितीय अंक हैं। ठीक है, और a कभी भी इसमें 0 नहीं होता। तो द्विघात समीकरण का जो मानक रूप है वो है ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब अगर हमें द्विघात समीकरण की पहचान करनी है, अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान करनी है, तो हमें दो बातों का खास तौर पे ध्यान रखना पड़ेगा। पहला तो ये कि हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी इक्वेशन हमें दी गई है, क्या उसके अंदर बराबर का चिन्ह लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। अगर वो बराबर का चिन्ह नहीं लगा हुआ है तो वो द्विघात इक्वेशन नहीं है, वो द्विघात बहुपद हो जाएगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो एक तो बराबर का चिन्ह लगा हुआ होना चाहिए, इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, दूसरी पहचान क्या है, दूसरी पहचान ये है कि बहुपद की जो घात होती है, यानी द्विघात समीकरण में जो घात होती है, सबसे बड़ी जो घात होती है, चर की सबसे बड़ी जो घात होती है, यानी x चर है, वेरिएबल है, और वेरिएबल x वेरिएबल की x चर की सबसे बड़ी घात 2 पाई जानी चाहिए, 2 होनी चाहिए। ठीक है, और जब भी हमें ये कहा जाए किसी बहुपद को देख करके कि क्या ये बहुपद द्विघात बहुपद है, तो उसको पहचानने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले थोड़ा सा उसे सरल करना पड़ता है। और सरल करके हमें दो ही बातें देखनी है कि क्या उसमें चर की सबसे बड़ी घात 2 है, और क्या उनके बीच में बराबर का चिन्ह लगा हुआ है। अगर ये दोनों बातें हैं तो वो एक द्विघात समीकरण है, अन्यथा वो द्विघात समीकरण नहीं। ठीक है, चलिए कुछ उदाहरण लेकर के समझ। हम ले रहे हैं उदाहरण नंबर 2, जो कि हमारी बुक में दिया गया है। इसका पहला हिस्सा हम कर रहे हैं अभी। हमें सवाल दिया गया है x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 2x माइनस 3, और हमें ये बताना है कि क्या ये जो इक्वेशन हमें दी गई है, क्या ये जो समीकरण हमें दिया गया है, ये द्विघात है या नहीं। अब पहचान कैसे करेंगे, देखिए इसको थोड़ा सरल करेंगे हम। पहले सवाल हमें क्या दिया गया है, सवाल हमें दिया गया है x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 2x माइनस 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x माइनस 2 का जो होल स्क्वायर है, इसको हम इस वाले ब्रैकेट को ओपन कर देंगे। x माइनस 2 का होल स्क्वायर, हमने कुछ सर्व समीकरणाएं आपको बताई थी, कुछ बीजीय सर्व समीकरणाएं बताई थी, कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज बताई थी, सूत्र लिखवाया था ना थोड़ी देर पहले आपको। ठीक है, सूत्र क्या लिखवाया था हमने, a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर कहीं पे लिखा हुआ है तो हम क्या लिख सकते हैं उसको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर भी देखिए वही रूप है, a माइनस बी, इसको a मान लें, इसको b मान लें, वही रूप है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे यहाँ पर। तो ये जब इसको हम ओपन करेंगे ब्रैकेट को, तो क्या आ जाएगा, a की जगह पर x है तो x का स्क्वायर प्लस b की जगह पर माइनस 2 है, माइनस 2 का स्क्वायर लिख दिया, प्लस 2 इंटू ए कितना है, a है x, b कितना है माइनस 2। ठीक है, और प्लस 1 पहले से आ ही रहा है यहाँ पर, उसको प्लस 1 एज इट इज लिख लिया। ठीक है, इक्वल्स टू RHS वाला ये पक्ष क्यों लिख लिया, 2x माइनस 3। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 का जब स्क्वायर करेंगे
तो क्या आ जाएगा, प्लस का 4 आ जाएगा, -2 को -2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 लिख दिया। फिर इधर देखिए ये है 2 इंटू एक्स इंटू -2, तो -2 और ये 2 तो मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस के 4 आ जाएंगे, और x -4x, ये वाला -4x हो जाएगा, तो -4x, ठीक है। फिर +1 पहले से आ रहा है तो +1 यूं क्यों लिख दिया हमने, इक्वल्स टू RHS वाला पक्ष यूं क्यों लिख दिया, 2x -3, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, पक्षांतर करते हैं। देखिए ये कितना हो गया, 4 और 1 5, इनको जोड़ लेते हैं पहले तो x² और -4x, थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं इसको, पहले माइनस का 4x लिख लेते हैं, 4x, फिर 4 और 1 5 है, इसको +5 ये कर दिया हमने, इक्वल्स टू 2x -3, ठीक है। अब इसका पक्षांतर कर लेते हैं हम, तो पक्षांतर करने से क्या होगा, 2x को और -3 सबको इधर ले आओ LHS के अंदर, ये LHS है ना, इस साइड में ले आएंगे, ये RHS हो गया, तो RHS वाली चीज़ों को LHS में ले आएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे इनों के, कैसे हो जाएगा, x² -4x +5, इधर आएगा तो ये माइनस के 2x हो जाएंगे, और ये इधर आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब 5 और ये 3 ये तो हो जाएंगे 8, ठीक है, और माइनस के 4x और माइनस के 2x, ये माइनस के 6x बन जाएंगे, तो क्या इक्वेशन हो जाएगी, x² -6x +8 = 0। तो ये जो हमें दी गई थी इक्वेशन, इसको जब हमने सरल किया तो हमें ये समीकरण प्राप्त हो गया। अब ये देखना है कि ये समीकरण द्विघात समीकरण है कि नहीं, ठीक है। तो द्विघात समीकरण की दो खासियत होती हैं, पहला तो इसमें =0 होता है, देखिए =0 है कि नहीं, ठीक है, बराबर का चिन्ह लगा हुआ होता है, इक्वल लगा हुआ है, ठीक है। दूसरी पहचान क्या होती है कि उसमें जो चर इस्तेमाल होता है, चर की सबसे बड़ी घात 2 होती है, देखिए चर की सबसे बड़ी घात 2 है कि नहीं, ठीक। तो इसका मतलब ये क्या है, द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो लिखने में हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि यह मानक रूप द्विघात समीकरण के मानक रूप क्या है, ax² + bx + c = 0, ये तो मानक रूप है द्विघात समीकरण का। चूंकि यह मानक रूप ax² + bx + c = 0 के अनुरूप है, अतः यह एक द्विघात समीकरण, यह एक द्विघात यानी क्वाड्रेटिक समीकरण है। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, चलिए, ठीक है। तो ये तो हो गया पहला सवाल। अब हम लेते हैं उदाहरण 2 का दूसरा भाग। दूसरे भाग में हमें सवाल क्या दिया गया है, हमें सवाल दिया गया है x + 1 + 8 = x + 2 और x - 2, ठीक है। और इसको हमें बताना है कि क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं, ठीक। कैसे करेंगे, सॉल्व करना है इसको। सबसे पहले तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इस ब्रैकेट को खोल देंगे, ये LHS और RHS दोनों साइडों को हम सरल कर रहे हैं, ठीक है। तो LHS साइड को जब हमने सरल किया तो क्या हुआ, x को x से मल्टीप्लाई किया तो x², x को 1 से किया तो +x +8 यूं की यूं आ ही रहा है, =2 का चिन्ह यूं की यूं आ ही रहा है। इधर देखिए x + 2 x - 2, ठीक है, दो है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में,
तो हमने एक बीजीय सर्वसमीकरण आपको लिखाई थी, क्या लिखाई थी? हमने लिखाई थी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। लिखाई थी कि नहीं लिखाई थी? कक्षा 9 में भी आपने किया था और अभी थोड़ी देर पहले भी हमने लेसन की शुरुआत में इसको लिखवाया था। ठीक है, तो यानी इस रूप में ये लिखा हुआ है, तो हम कैसे लिख सकते हैं? ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के रूप में इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ए स्क्वायर का मतलब क्या है? ए का मतलब क्या है? यहाँ पर एक्स से है। बी का मतलब क्या है? 2 से है। तो हम क्या कर देंगे? इसको लिख देंगे ए स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। ठीक है, यानी कितना हो गया? ये क्या हो गया? हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 होगा। ठीक है, अब जब हम पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए RHS वाली जो चीजें हैं उनको LHS में लेकर के आएंगे हम, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 तो यूं कहीं है। अब इसको इधर लाएंगे एक्स स्क्वायर को इस वाले को, तो माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर को -4 को इधर लाएंगे तो माइनस का इधर हो जाएगा +4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये एक्स स्क्वायर प्लस का है, ये एक्स स्क्वायर माइनस का है, ये तो कट जाएंगे। ठीक है, और 8 ये प्लस का है और ये 4 ये प्लस का है, ये जुड़ जाएंगे। 8 4 12, तो हमारा क्या प्राप्त हो गया? x प्लस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन हमें प्राप्त हुई है इसको देख करके बताना है क्या ये द्विघात है, द्विघात समीकरण है कि नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। पहचान क्या है इसकी? पहचान होती है एक तो इक्वल टू का चिन्ह आना चाहिए, देखिए इक्वल टू आ रहा है, बराबर आ रहा है। ठीक, दूसरी पहचान क्या है कि जो उसमें चर इस्तेमाल हो उसकी सबसे बड़ी घात 2 होनी चाहिए। क्या सबसे बड़ी घात 2 है? यहाँ पर नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो हम यहाँ पे एक लाइन लिख देते हैं, चूंकि यह मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के अनुरूप नहीं है, के अनुरूप नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात क्वाड्रेटिक समीकरण यानी इक्वेशन समीकरण नहीं है, नहीं है। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा भाग। अब हम लेते हैं इस उदाहरण का तीसरा भाग। तीसरे भाग में हमें जो सवाल दिया गया है वो क्या दिया गया है? हमें ये दिया गया है x 2x प्लस 3 इक्वल्स टू x प्लस 1। क्या ये एक द्विघात समीकरण है या नहीं है? तो उसको पहले सरल करना पड़ेगा हमें। कैसे करेंगे? देखिए, इसको हम सरल करेंगे किस तरह से? ये x नहीं, x स्क्वायर प्लस 1 है। ठीक है, सरल कैसे करेंगे? देखिए, इसको मल्टीप्लाई, ब्रैकेट को खोल देंगे, इसको खोल देंगे यानी x को इस पूरे ब्रैकेट से, ब्रैकेट की जो भी संख्या है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे होगा? 2x को जब 2x से करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब इस x को 3 से करेंगे तो प्लस 3x हो जाएगा इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब पक्षांतर करेंगे और RHS वाले जो भी चीजें हैं उनको LHS में ले जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे। तो क्या होगा? 2x स्क्वायर प्लस 3x, ये तो ये क्यों? अब इस x स्क्वायर को LHS में ले जाएंगे तो माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा। ये इस प्लस के 1 को इधर ले जाएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, ये 2x स्क्वायर है, प्लस का कोई चिन्ह नहीं है इसलिए प्लस का मानेंगे। ये माइनस का x स्क्वायर है यानी 1 घट गया तो क्या बच गया? प्लस का x स्क्वायर। ठीक है, प्लस यहां पे क्या बचा? 3x
और ये क्या है -1 इक्वल टू 0। सरल करने पे हमें ये समीकरण प्राप्त हो गया, इक्वेशन प्राप्त हो गई। अब इसमें हमें दो चीजें देखनी है कि क्या इक्वल साइन बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, बोलो लगा हुआ है, ठीक है। अब दूसरी बात हमें क्या देखनी है, क्या जो चर इस्तेमाल हो रहा है यानी x जो है, वेरिएबल जो है, इसकी अधिकतम घात 2 है, बोलो है, साफ दिख रहा है 2 है। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है, ये जो समीकरण है, ये एक द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो इसमें हम लास्ट में वही लाइन लिख देंगे। क्या लाइन लिखते हैं हम, चूंकि यह मानक रूप द्विघात समीकरण के मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के अनुरूप है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। यह बात हो गई हमारी उदाहरण नंबर 2 के तीसरे भाग की। अब हम ले रहे हैं उदाहरण नंबर 2 के चौथे और अंतिम भाग को। इसमें हमसे कहा गया है कि x प्लस 2 इसका होल क्यूब इक्वल्स टू x³ -4। क्या ये एक द्विघात समीकरण है या नहीं है, हमें ये पहचानना है। देखिए अगर हम सीधी तौर पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए साफ Q लगा हुआ है, 3 लगा हुआ है। इसको देखने से ऐसा लगता है कि ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर घात 3 लगी हुई है। लेकिन किसी भी द्विघात समीकरण को पहचानने के लिए पहले उसको हल करना जरूरी होता है, उसके बाद ही एक्चुअल पोजीशन पता पड़ती है। तो इसको भी हमें थोड़ा सा हल करना पड़ेगा। हल कैसे करेंगे, सबसे पहले तो x प्लस 2 का होल क्यू जो है, इस ब्रैकेट को हमें खोलना पड़ेगा। खोलते कैसे हैं, इसके लिए हमने एक बीजीय सर्वसमीका आपको लिखाई थी। क्या सर्वसमीका थी वो, एल्जेब्रिक जो आइडेंटिटी थी वो क्या थी, वो हमने लिखाई थी a प्लस बी का होल क्यू अगर कहीं पर लिखा हुआ है तो उसका मतलब होता है कि a का क्यू कर दो प्लस b का क्यू कर दो प्लस 3 इंटू a इंटू बी करो और a प्लस बी कर दो, a प्लस बी हमने लिखवाई तो नहीं आपको। तो हमें इस फार्मूले के आधार पर हमें इस चीज को खोल देना है, ठीक है। a की जगह पर यहाँ पर x है और b की जगह पर 2 है, ठीक है। तो इस हिसाब से जब हम इसको खोलेंगे तो कैसे होगा, a की जगह पर x है तो x³ लिखना है हमें। सबसे पहले x को q कर दिया प्लस bq, b की जगह पर 2 है तो 2 को हमने q कर दिया प्लस 3 इंटू a क्या है x इंटू b क्या है, b है 2, ठीक है। फिर a प्लस बी दे रखा है, a प्लस बी, तो a की जगह पर क्या है x, b की जगह पर क्या है 2 इक्वल्स टू ये यूं क्यों दे रखा है x³ -4, ठीक है। अब जब इसको और आगे सोल्व करेंगे तो क्या होगा, ये तो हो जाएगा x³ यूं क्यों प्लस 2 का क्यू कितना होता है 8, 2 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करें 2 इंटू 2 इंटू 2 तो क्या हो जाएगा 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे, 3 को x से करेंगे तो 3x और 3x को इस 2 से करेंगे तो 6x, तो ये आगे 6x, ठीक है। फिर ब्रैकेट के अंदर क्या है x प्लस 2, ठीक है, इक्वल्स टू x³ -4, ठीक है। अब इस ब्रैकेट को भी मल्टीप्लाई कर देंगे 6x से, 6x को पूरे ब्रैकेट की संख्याओं से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें x³ प्लस 8 प्लस
6 को जब इससे करेंगे 6x को x से तो 6x स्क्वायर, और 6x को जब +2 से करेंगे तो +12x इक्वल्स टू x³ -4। जब RHS वाली साइड को अब हम करेंगे पक्षांतर, RHS वाली साइड को LHS की तरफ ले जाएंगे और ऐसा करते समय चिन्ह बदल जाएंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये संख्या यूं क्यों लिख लेंगे, x³ +8 +6x स्क्वायर +12x, ये तो यूं क्यों लिख लिया। फिर पक्षांतर करके इसको इधर ले गए तो ये माइनस का x³ हो गया। इस माइनस के 4 को पक्षांतर करके इधर लाया तो प्लस का 4 हो गया, इधर बच गया =0। ठीक है, अब माइनस का x³ है, इधर प्लस का x³ है, तो ये तो कट गए। ठीक है, अब इधर 4 है प्लस का, इधर प्लस का 8 है, तो ये जुड़ जाएंगे, 8 और 4 12 हो जाएंगे। तो बचा क्या, फिर ये हो गया 6x स्क्वायर +12x, ये वाला +12 बराबर 0। हमें इसको सॉल्व करने पर ये इक्वेशन प्राप्त हो गई। ठीक है, अब इस इक्वेशन के अंदर क्या हो रहा है, देखिए इक्वल टू साइन आ रहा है, बराबर का चिन्ह आ रहा है। ठीक है, और दूसरी बात, चर की सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 है। इसका मतलब ये एक द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो हमें यहां लिखना है, क्या लिखना है, वही, चूंकि यह ax स्क्वायर +bx + c बराबर 0 के अनुरूप है, के अनुरूप है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है, द्विघात क्वाड्रेटिक समीकरण इक्वेशन है। ठीक है, इस तरह से हम द्विघात समीकरणों को पहचानते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्नावली 4.1 के अंदर जो पहले नंबर का सवाल दिया गया है वो भी इसी तरह का सवाल है। उसमें भी हमें द्विघात समीकरण है या नहीं है, इस बात को पहचानना है। तो आइए उसको करते हैं।